अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम CBS फार्माकोलॉजी के पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एनुअल 2015 में आया हुआ है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एनलिस्ट द इफ़ेक्ट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स लूप एंड थायराइड डायूरेटिक्स ऑन यूरिनरी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आपके मिलीकट जंग में सेम एज जिस टेबल बना हुआ है, तो इसको यहाँ से हम देख लेते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज लूप डायूरेटिक्स और थायराइड डायूरेटिक्स का क्या इफ़ेक्ट है रीनल एलिमिनेशन ऑफ दीज साल्ट्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मेनली फंक्शन होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। इसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट की एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाती है यूरिन में, और इस तरह पोटाशियम भी थोड़ा सा जाता है, सोडियम भी थोड़ा सा चला जाता है। लूप डायूरेटिक्स का मेनली फंक्शन सोडियम क्लोराइड को निकालना है, तो यहाँ पे मेन इफेक्ट बाइकार्बोनेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मतलब कोई भी एलिमिनेशन नहीं हो रही। पोटाशियम भी स्लाइड, और थायराइड का भी मेनली रोल सोडियम को निकलवाना होता है। तो इस तरह बाकी जो है इफ़ेक्ट्स कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टैबुलेट ब्रीफली द इफ़ेक्ट्स of therapeutic doses of digoxin on SA node, AV node and atrial muscle electrocardiogram। इसका ये देख लें, थोड़ा कम्प्लेक्स सा टॉपिक है। SA नोड पे क्या होगा, इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज़ होगा, कंडक्शन वेलोसिटी भी डिक्रीज़ करेगी। और AV नोड पे क्या होगा, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज, कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज, सेम इफेक्ट है। ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज होगी एंड PR इंटरवल इंक्रीज होगा। एट्रियल मसल में क्या है, एट्रियल टैकीकार्डिया करवा सकता है और फिब्रिलेशन, जबकि हम इसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। ECG PR इंटरवल इंक्रीज होता है, QT इंटरवल डिक्रीज होता है, और T वेव इन्वर्जन होती है, ST सेगमेंट डिप्रेशन होती है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे। 60-year-old patient suffering from angina of effort is treated with metoprolol, a beta blocker, and lists beneficial and deleterious effects of beta blocker in the treatment of angina. Which drug is combined with beta blocker to correct the deleterious effects? तो इसमें जो है ना बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे बीटा ब्लॉकर के। हमें पता है कि हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2 मेनली। बीटा 1 जो है कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं, तो उसको जब बीटा ब्लॉकर होगा तो कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ हार्ट रेट हो जाएगा, कार्डिक फोर्स कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा जिसकी वजह से, और कंट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, नेट मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कंट्रैक्टिलिटी कम हुई है तो हार्ट के सेल कार्डिक सेल्स को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम है। ये इसके जो है ना बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं। बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स पूछे हुए हैं, हमने बता दिए। डिलेटेरियस इफ़ेक्ट्स आगे बताते हैं। डिलेटेरियस इफ़ेक्ट्स मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट्स कह लें, ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो उसका यह होता है कि इंक्रीज हार्ट साइज़, कंट्रैक्टिलिटी कम हुई है तो उसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लड ज़्यादा आया, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। लॉन्गर इजेक्शन पीरियड, कंट्रैक्टिलिटी कम हुई है तो आराम से कंट्रैक्ट करेगा, तो इजेक्शन पीरियड जो है वो लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा इंक्रीज़ एंड डायस्टोलिक प्रेशर, एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके अलावा एंड में ये पूछा हुआ है, विच ड्रग इज़ कम्बाइंड विद बीटा ब्लॉकर टू करेक्ट डिलेटेरियस इफेक्ट्स। कम्बिनेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स विद नाइट्रेट्स इज़ यूज़फुल। नाइट्रेट्स के साथ बीटा ब्लॉकर को जब हम देते हैं तो इफ़ेक्ट यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट्स का काम है वेज़ोडाइलेशन करवाना। जब कंट्रैक्टिलिटी हार्ट की कम हो रही है तो हार्ट जब पंप कर रहा है, तो अगर आगे वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हुई है तो ब्लड सही तरह बाहर जा नहीं सकेगा,
जब ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो हार्ट के अंदर इकट्ठा होता रहेगा तो हार्ट का साइज़ बड़ा होगा, ये डिटॉक्सिव इफेक्ट्स आएंगे। अब इनसे बचने के लिए हमने वेज़ोडाइलेटर दे दिया है ताकि हार्ट आराम से भी अगर कंट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड है बाहर वेसल्स में आराम से चला जाए और वहाँ पे मतलब कि हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है। एनलिस्ट 6 साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। थायराइड डायूरेटिक्स के 6 साइड इफ़ेक्ट्स लिखने हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसमें आज डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस, ब्लड वीन, लॉस ऑफ एपिटाइट, इचिंग, स्टोमक अपसेट, हेडेक, वीकनेस, और हम जैसे पहले ही पढ़ा है इसका जो है लिथार्जी भी हो जाता है। और इंक्रीज इन सेंसिटिविटी टू सनलाइट, प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर शुड बी अवॉइडेड owing to their ability to increase production of urine. These drugs may lower levels in the body of potassium, magnesium who are present in the urine. Thiazide diuretics may increase uric acid level in the blood. Like other antihypertensive medications, thiazide cause sexual dysfunction. Sexual dysfunction भी करवा देते हैं thiazide। हमने पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में पढ़ा है कि वो करवाते हैं गायनेकोमेस्टिया, और इसमें आ रहा है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन करवा रहे हैं। उसके अलावा नेम 3 ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना ऑफ एफर्ट अलॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एंटी एंजाइनल इफेक्ट। और विच ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन वेजोस्पास्टिक एंजाइना। वेजोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर ना बीटा ब्लॉकर्स कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। एंजाइना ऑफ एफर्ट में जो है ना हम जो देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इनका मैकेनिज्म एक्शन भी आपको पता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करवा रहा है, वेज़ोडाइलेशन करवा रहा है। बीटा ब्लॉकर्स बीटा एडिनो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर लें। इसी तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये भी हमारे पास वेज़ोडाइलेशन का भी काम करते हैं और ये हार्ट में भी वो करते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं। और ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वेजोस्पास्टिक एंजाइना, बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है देने का। क्लासीफाइड डायूरेटिक्स अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन, और साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली हमने क्लासीफाई करने हैं डायूरेटिक्स। इसमें देख लें सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल आती है पीसीटी, उस पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं, एसिटाजोलामाइड। और उसके बाद जो आ जाए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, इसमें मैनिटोल और यूरिया। उसके बाद आता है हमारे पास, ये हम नेफ्रॉन बना देता हूँ यहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन पीसीटी। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी, और इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट। तो असेंडिंग लिम्ब पे लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे लूप डायूरेटिक्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटानाइड, इथाकलिनिक एसिड। और उसके बाद प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे डिसेंडिंग लिम्ब देख लेते हैं, यहाँ पे ऑस्मोटिक डायूरेटिक भी एक्ट कर रहे हैं। डीसीटी पे पोटाशियम स्पेयरिंग डीसीटी पे एक्ट करेंगे थायराइड डायूरेटिक्स, यहाँ पर थायराइड डायूरेटिक्स एक्ट कर रहे हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एक्ट कर रहे हैं। गिव इन टैबलेटेड फॉर्म इफेक्ट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, लूप डायूरेटिक्स, थायराइड एंड पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स ऑन यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पहले पीछे भी हमने देख लिया है, यहाँ पे जो चीज़ें पॉइंट्स ऐड हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स ऐड हुआ है, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो पोटाशियम के रिमूवल को कम करवा रहा है, और सोडियम को तो रिमूव करवाएगा ही। और बॉडी पीएच जो है इसमें याद रखने का तरीका, लूप थायराइड और लूप प्लस थायराइड, ये जो है ना हमारे पास बॉडी पीएच को इंक्रीज़ करवा रहे हैं।
और पोटाशियम स्पेयरिंग और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बॉडी पीएच को रिड्यूस करवा रहे हैं, मतलब ये एसिडोसिस करवा रहे हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और ये अल्कलोसिस करवा रहे हैं, बाकी 3। तो इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट की चीज़ नहीं है, सारा रट्टा ही है। आगे आ जाएँ। अ 50 years old patient has complaint of frequent headache. He visited OPD with clinical examination revealed blood pressure of 160 by 100 है। Name 4 groups of drugs out of which physician may choose to start initial therapy as a single unit। पहले भी क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ। ब्रीफली राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स ऑफ ईच। विच वन ऑफ दीज ग्रुप्स में एडवर्सली इफेक्ट लिपिड प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। तो उसके बाद ये आ जाए ग्रुप्स दिए हुए, एसी इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि बाकी के थ्रू, मतलब डाययूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मतलब ये सारे लिखते हैं, वेज़ोडाइलेटर्स। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट। एसी इनहिबिटर्स क्या करवाते हैं? इनहिबिट्स द एंजाइम नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम काइनेज 2 peptidyl dipeptidase, cause a reduction in blood levels of angiotensin and aldosterone and an increase in endogenous vasodilators of kinin family, bradykinin। ये इसका इफेक्ट है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो मैं आपको इसका अच्छी तरह कंसेप्ट भी दे दूँ। ये देखें, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ACE जिसको हम कह रहे हैं। जब AC इनहिबिटर दिया, ये एंजाइम यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब ये एंजाइम क्या कर रहा था? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करवा रहा था। जब और इसके अलावा ब्रैडिकाइनिन को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करवा रहा था। अब जो ब्रैडिकाइनिन है वो वेज़ोडाइलेटर है। जब ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वेज़ोडाइलेशन नहीं करवा सकेगा, इसलिए जब ये एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो ये वेज़ोडाइलेटर का क्वांटिटी ज़्यादा हुई, वेज़ोडाइलेशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गया। और इसी तरह जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करवाता था एंजियोटेंसिन 1 को, तो ये वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है। अब इसकी प्रोडक्शन भी कम हो गई इस एंजाइम के ब्लॉक होने की वजह से, तो इस तरह वेज़ोडाइलेटर का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गया, कंस्ट्रिक्टर का इफ़ेक्ट कम हो गया। इस तरह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आ जाए आगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर इफेक्टिव वेज़ोडाइलेटर। Verapamil diltiazem also reduce cardiac output in most patients। नाइफिडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब ब्लॉक होगा तो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी के मेनली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैल्शियम कम होगा, उसकी वजह से कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। इससे नाइफिडिपिन इज़ द प्रोटोटाइप डाइहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और एंड में जो क्वेश्चन पूछा हुआ हमारे पास, हाँ एक इसका पार्ट रह गया, अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा ब्लॉकर रिड्यूस वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड venous return। Beta blockers are used very heavily in the treatment of hypertension। Propranolol is the prototype and atenolol, metoprolol and carvedilol are among the most popular। They initially reduce cardiac output but after a few days their action may include a decrease in vascular resistance as a contributing effect। इसमें कोई साइंस नहीं है, पढ़ लें बस। एंड में जो हमारा पूछा हुआ, विच वन ऑफ दीज ग्रुप्स में एडवर्सली इफेक्ट लिपिड प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, थायराइड डायूरेटिक्स जो है ना वो हाइपरलिपिडीमिया करवाते हैं। हाइपरलिपिडीमिया करवाएंगे तो लिपिड प्रोफाइल पे इफ़ेक्ट होगा, बस इतना हमने याद रखना है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है तो पढ़ लें, तो वरना याद हमने सिर्फ इतना ही रखना है, क्योंकि थायराइड डायूरेटिक्स दे रहे हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, LDL बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, तो ये
इसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है। नेक्स्ट है एनिमेटेड फॉर क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ लूप डायूरेटिक्स विद रेशनल फॉर यूज इन ईच कंडीशन। वट आर देयर एडवर्स इफेक्ट्स। मतलब क्लिनिकल इंडिकेशंस पूछी हुई हैं, उसमें थायराइड डायूरेटिक्स का क्या इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब लूप डायूरेटिक्स हमें पता है फुरोसिमाइड है। अब एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में हम देते हैं, उसका क्या फ़ायदा क्या होता है हमें, ये डोजेज याद नहीं करनी, ये गलत लिखी हुई है, मतलब इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में क्या है, रिड्यूस फ्लूइड वॉल्यूम एंड फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड को हम रिड्यूस करवा रहे हैं। और एक्यूट रीनल फेलियर में इंक्रीज रेट ऑफ यूरिन फ्लो एंड इंक्रीज पोटाशियम एक्सक्रीशन भी ज़्यादा हो रही है, यूरिन फ्लो भी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से किडनी पे जो है लोड कम आ रहा है। और हाइपरकेलीमिया में देते हैं क्योंकि ये पोटाशियम की एक्सक्रीशन को ज़्यादा करवा देते हैं। हाइपरकेलीमिया पोटाशियम ज़्यादा वो है और लूप डायूरेटिक्स पोटाशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। एक्यूट हाइपरकेल्सीमिया ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को भी बढ़ाते हैं। और जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम करवाते हैं। ये मेन डिफरेंस इन दोनों में याद रखना है। लूप डायूरेटिक्स कैल्शियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा रहे हैं और थायराइड जो है वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम कर रहे हैं। टिपिकल डोजेज ऑफ लूप डायूरेटिक्स, ये भी हमें पूछा नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद है व्हाट आर देयर एडवर्स इफेक्ट्स पूछा है, तो हाइपोकैलीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मैंने आपको याद करवाया है कि जब लूप और थायराइड जो हैं ये एल्कलोसिस करवाते हैं, पीएच को बढ़ाते हैं। और ऑटोटॉक्सिसिटी हो रही है, ऑटोटॉक्सिसिटी इसका मेनली याद रखना है। हाइपरयूरिसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, स्किन रैश, ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 19, नेम ड्रग ऑफ चॉइस इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इट्स कार्डिक इफेक्ट अलॉन्ग विद टॉक्सिसिटी। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जब भी हमारे पास आएगा तो उसमें हमने देना है, और उसका थायराइड ग्लैंड से कोई और उसका मसला ना हो, थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह ना हो, तब हमने आंखें बंद करके उसको लाइडोकेन दे देनी है। और उसका कार्डिक इफ़ेक्ट क्या है और टॉक्सिसिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। लाइडोकेन जो है ना, रिड्यूस करती है एक्स्ट्रा पोटेंशियल ड्यूरेशन इन सम सेल्स। पहले देख लेते हैं, ब्लॉक्स एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल विद रैपिड काइनेटिक्स। एक्टिवेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है लाइडोकेन। और ये भी पता होना चाहिए ये किस ग्रुप की है, ये ग्रुप 1B से बिलोंग करती है लाइडोकेन। और उसके बाद ये द रैपिड काइनेटिक्स एट नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल रिजल्ट इन रिकवरी फ्रॉम ब्लॉक्स बिटवीन एक्शन पोटेंशियल एंड नो इफेक्ट ऑफ कंडक्शन ऑन कंडक्शन। The increase in activation and slower unbinding kinetics result in selective depression of conduction in polarized cells. Reduce action potential duration in some cells. कुछ cells में action potential duration कम करवा रही है लाइडोकेन। Slow conduction through ischemic depolarized ventricular cells. Ischemic और depolarized ventricular cells जो है ना, उसके अंदर कंडक्शन को स्लो करवाती है ये। उसके बाद टॉक्सिसिटी इसकी क्या होती है, टॉक्सिसिटी में लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी होती है क्योंकि इसका लोकल एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट भी है। सीवीएस में ये डिप्रेशन करवा देती है। एलर्जी होती है, इसकी वजह से एरिथमियाज आते हैं। और ऐसे नोट अरेस्ट, वर्सनिंग ऑफ इम्पेयर्ड कंडक्शन, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, हाइपोटेंशन हो रहा है सीवियस डिप्रेशन की वजह से, मतलब पेरेस्थीजिया, ट्रेमर, लाइट हेडेडनेस, हेयरिंग डिस्टर्बेंस, स्लर्ड स्पीच, कन्वल्जन।
Enumerate beta blockers which can be given in chronic heart failure along with their mechanism. बीटा ब्लॉकर्स क्रोनिक हार्ट फेलियर में जो दिए जाते हैं वो हैं जी कार्बिडिलोल नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 है और बीटा 1 और अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है। मिटोप्रोलोल बीटा 1 सेलेक्टिव है। बाइसोप्रोलोल बीटा 1 सेलेक्टिव। नवीवोलोल सेलेक्टिव बीटा 1। Next, a middle-aged man presents with a blood pressure of 150/100, has sedentary lifestyle। sedentary मतलब ज़्यादा वर्किंग वाला नहीं, बैठे रहना ज़्यादा टाइम, and family history of hypertension। apart from his lifestyle change, he is advised to take amlodipine 5 milligram twice daily। to which group of drugs amlodipine belongs? amlodipine जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से बिलोंग करती है। और उसके बाद एनुमरेट कार्डियोवास्कुलर यूजेस ऑफ दिस ग्रुप विद मैकेनिज्म ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर ईच इंडिकेशन। कार्डियोवास्कुलर यूजेस पूछे हुए हैं हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के, ये हाइपरटेंशन में, उसके अलावा रेनॉल्ड्स फिनोमिना में, और इसके बाद आ जाए हाइपरटेंशन में वेजोडाइलेशन हो रही है, मैकेनिज्म में पूछा हुआ है ना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना में वेजोडाइलेशन के थ्रू ये ट्रीट कर रहे हैं। यूज इन माइग्रेन्स। विजोस्पास्टिक एंजाइना में वेजोडाइलेशन के थ्रू ट्रीट करते हैं। और इसके अलावा नाइफेडिपिन इन प्री टर्म लेबर, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स करवाता है। सबअरेक्नॉइड हेमरेज। और इसके अलावा यूज इन टैकियारिथमियास, विरापामिल यूज़ कर रहे हैं इसमें। इसका मैकेनिज्म क्या है? ब्लॉक वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल्स एंड दिस रिड्यूस द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द कार्डिक सेल्स। कार्डिक सेल एरिथमिया हो रहा है, अब नॉर्मल कंट्रक्शन हो रही है हार्ट की, तो उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दे देंगे तो कैल्शियम सेल के अंदर कम आएगा, जिसकी वजह से कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी कम होगी। तो इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 21। 50-year-old man has developed shortness of breath with exertion several weeks after experiencing a viral illness. This is accompanied by swelling of the feet and ankles and some increasing fatigue. On examination, he is found to middle short of breath lying down। इस तरह का सिनेरियो पहले भी देख चुके हैं, but feels better sitting upright। The presumptive diagnosis is a related cardiomyopathy secondary to viral infection, stage C heart failure। He is placed to low on sodium diet and treated with a diuretic furosemide 40 mg twice daily and digoxin 0.25 mg daily। On this therapy, he is less short of breath on exertion and can also lie flat without dyspnea। furosemide दिया उसे हमने ना। What is the mechanism of action of digoxin at molecular level? How it improved cardiac performance? Also give electrical effects। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए मैं आपको मिनी गेटजंग की पे ले जाता हूँ ताकि आपको आसानी से डायग्राम समझ आ जाए। इसमें देखिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक चैनल है, तो इसको डाइऑक्सिन ने ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंट्रासेलुलर सोडियम ज़्यादा हो गया। अब इंट्रासेलुलर सोडियम ज़्यादा हुआ तो एक और साथ एक्सचेंजर है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इसके थ्रू इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम सेल के अंदर आता है और कैल्शियम बाहर जाता है। जब इंट्रासेलुलर सोडियम ज़्यादा हो गया तो इसने इस चैनल को रोक दिया, इस एक्सचेंजर को रोक दिया कि भाई मेरे पास सोडियम पहले ही ज़्यादा है और सोडियम बाहर से ना आने दो। जब सोडियम बाहर से नहीं आ रहा तो पोटाशियम भी बाहर नहीं जाएगा, कैल्शियम भी बाहर नहीं जाएगा। अब सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। अब वो कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होगा। अब वो और उसके बाद यहाँ से निकल के ये ज़्यादा कंट्रैक्शन करवाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि हाउ इट इम्प्रूव कार्डिक परफॉर्मेंस किस तरह बढ़ रही है इसकी। द इंक्रीज इन कंट्रैक्टिलिटी results in increased ventricular ejection
decrease and diastolic and systolic and diastolic, increased cardiac output, increased renal perfusion। ये इसके जो है ना मतलब इसके कार्डिक परफॉर्मेंस इस तरह इसकी इम्प्रूव हो रही है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स क्या हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स इंक्लूड अर्ली कार्डिक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक रिस्पॉन्सेज एंड लेटर अरिथमोजेनिक एक्शंस। पहले इसका ये भी मिनी कैटजन की लाइन लिखी हुई है इन्होंने सेम, तो मतलब पहले लो डोजेज़ में जो है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक रिस्पॉन्सेज आएंगे, उसके अलावा जब डोजेज़ ज़्यादा होंगे तो अरिथमोजेनिक रिएक्शंस, अरिथमिया कॉजिंग एक्शंस होंगे। उसके बाद सेकेंड वेटिसेशनल यूज़ ऑफ फ्यूरोसिमाइड इन पेशेंट, in this patient, but is the mechanism of action and adverse effect। फ्यूरोसिमाइड क्या है? लूप डायूरेटिक है। Patient develop pulmonary edema and edema of feet, so it reduces preload edema by a powerful diuretic action on thick ascending limb in nephron and vasodilating effect on pulmonary vessels, so it is useful agent for immediate reduction in pulmonary congestion and severe edema associated with acute heart failure for moderate or severe chronic failure। तो मतलब ये डायूरेटिक का फंक्शन है कि बॉडी से वाटर को निकलवा रहा है, जिसकी वजह से एडिमा कम करवाएगा जगह जगह। तो इस तरह इसका मैकेनिज्म एक्शन है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑटोटॉक्सिसिटी, हाइपोवोलीमिया, हाइपोकैलीमिया। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 पे। अ 70-year-old मैन वेल कंट्रोल्ड congestive heart failure visits his friend in other city and forget to take his medicine. Now he presents emergency with dyspnea and pink frothy sputum. He is administered IV injection of furosemide loop diuretic दिया with marked improvement. Explain the mechanism by which the drug improve his condition। ये देख लेते हैं आगे। He was discharged with oral medication including combination of thiazide and potassium sparing diuretic tablet। The effects of all diuretic received by this patient on urinary sodium, potassium, calcium and body pH ये पहले डिस्कस हो चुका है। Describe the possible interaction of cardiac glycosides with these diuretics। The major application of loop diuretic in the treatment of edematous state, example heart failure, ascites and acute pulmonary edema। Furosemide is prototypical loop agent। Loop diuretics inhibit co-transport of sodium, potassium and chloride। mechanism of action पूछा था, वो हमने बता दिया। A full dose of loop diuretic produces a massive sodium chloride diuresis if glomerulus filtration is normal। Blood volume may be significantly reduced and pulmonary edema of this patient is reduced and patient condition improve। डायूरेटिक दिया, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड निकल गए बॉडी से, उसकी वजह से क्या हुआ कि डाइजेसिस हो गया, बॉडी वाटर भी निकल गया और पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो गई। और सेकंड पार्ट में के एंड में जो इन्होंने पूछा हुआ है कि डाइजॉक्सिन के साथ इसके इंट्रैक्शन, डायूरेटिक्स के इंट्रैक्शन क्या है वो बताना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ इंट्रैक्शन। ये डाइजॉक्सिन वाला पेज है। इसमें यह है कि लूप और इंट्रैक्शन लूप और डायूरेटिक्स के साथ। लूप और थायराइड डायूरेटिक्स क्या करवा रहे हैं? रिड्यूस सीरम पोटाशियम एंड सीरम पोटाशियम रिमूव करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास हाइपोकैलीमिया होता है। और हाइपोकैलीमिया क्या करवाता है? डिजिटॉलिस टॉक्सिसिटी को ज़्यादा करवाता है। मतलब अगर हाइपोकैलीमिया हो गया एक पेशेंट में और डिजिटॉलिस भी दे दिया हमने, तो उसकी वजह से डिजिटॉलिस टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये इसका ड्रग इंटरेक्शन हमने देख लिया। ये हमने डिस्कस कर लिए हैं 2019 सप्ली का पेपर। इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये एनुअल 2020 का पेपर है, तो इसमें CBS से ये क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ के बता देता हूँ। A 50-year-old type 2 diabetic patient presents in the OPD with raised blood pressure. To lower his blood pressure, which drug groups should be preferred and how do they prevent diabetic nephropathy? इसके ए पार्ट में तो हम देख लें, हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो पढ़ी हैं, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास डायूरेटिक्स, AC इनहिबिटर्स, सिम्पैथोपेलेजिक्स, वेज़ोडाइलेटर्स, तो ये ड्रग्स उसमें देंगे। और उसके अलावा इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो ग्रुप्स बताए हैं वो उसमें नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट डायबिटिक है, तो इसको मैंने गौर से देखा नहीं। तो डायबिटिक पेशेंट में हम कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रेफर कर रहे हैं, वो है AC इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड हाउ दे प्रिवेंट देयर डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी को किस तरह ये ग्रुप्स जो हैं वो ट्रीट कर रहे हैं, वो ये कि जो AC इनहिबिटर्स जो हैं इनका हीमोडायनामिक इफ़ेक्ट भी है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर को डिक्रीज़ करवा देते हैं, और उसके अलावा ग्लोमेरुलर के वेज़ोडाइलेटरी इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और इस तरह जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के ट्रीटमेंट में इनका रोल है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए, सेकंड पार्ट, एनुमरेट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन एंड व्हाट इज़ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ब्लड का क्वेश्चन है, देख लें। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जहाँ पे ये आपको शो हो रहे हैं, ये इनॉक्सापेरिन, डेल्टीपेरिन, टिंजापेरिन, ये इनके नेम्स पूछे हुए हैं, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है मोर सेलेक्टिव एंटी इफेक्टर 10 एक्टिविटी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मेन इनका सेम यही है कि हेपरिन वाला ही है, लेकिन ये मोर सेलेक्टिव हैं, एंटी फैक्टर 10 इनकी एक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सब फार्माकोलॉजी सप्ली 2020। इसमें CVS का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, व्हाट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव मैकेनिज्म ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। डिस्कस हो गया मिथाइल डोपा और प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल बीटा ब्लॉकर है, और मिथाइल डोपा जो है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोपेलेजिक है। मिथाइल डोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता देता हूँ, खुद ही लिख लें कि ये यहाँ पे मिथाइल डोपा सिम्पैथोपेलेजिक क्लोनिडीन। मिथाइल डोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रो ड्रग कन्वर्टेड टू मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन इन द CNS विद इफ़ेक्ट्स लाइक क्लोनिडीन। क्लोनिडीन के क्या इफ़ेक्ट हैं, इसने क्या करना है, क्लोनिडीन ने अल्फ़ा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे जाके अटैच हो गया। इस मिथाइल डोपा ने भी मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन जो है इसमें जाके क्या करना है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाना है, और यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को कम करवा रहा है। तो ये इसका इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन को हम ट्रीट कर देते हैं। और इसका एक यूज़ ये भी है कि आल्सो यूज़ इन प्रेगनेंसी में भी यूज़ हो जाता है। और उसके प्रोप्रेनोलोल बीटा ब्लॉकर है, ये भी आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है। नेक्स्ट एक और पेपर है हमारे पास फार्माकोलॉजी एनुअल 2021 का। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, मिस्टर M being treated with thiazide diuretics and AC inhibitors for chronic congestive heart failure, but there is no improvement in this condition. It is decided that AC inhibitors be replaced with digoxin.
What are the mechanical and electrical effects of digoxin? Also give its adverse effects. मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है टॉक्सिसिटी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी टॉक्सिसिटी है: एरिथमिया, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, कन्फ्यूजन और हेलुसिनेशन, विजुअल और एंडोक्राइन एब्रेशन, और क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन। और इसमें यह है कि सिवियर इंटॉक्सिकेशन में क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन, ऑटोमेटिसिटी और एरिथमिया आते हैं। सिवियर इंटॉक्सिकेशन में कार्डिक रिप्रेशन, कार्डिक अरेस्ट तक भी चला जाता है। और इसके साथ ही मैं आपको इसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स भी बता ही देता हूँ। मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स ये हैं: दे इंक्रीज वेंट्रिकुलर इजेक्शन, डिक्रीज एंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक साइज, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज रीनल परफ्यूजन। और इस तरह इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स में क्या है कि इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स इंक्लूड अर्ली कार्डिक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक रिस्पॉन्सेज एंड लेट एरिथमोजेनिक एक्शन। अर्ली रिस्पॉन्सेज में क्या: इंक्रीज PR इंटरवल, फ्लैटनिंग ऑफ T वेव, वेंट्रिकुलर स्लो वेंट्रिकुलर रेट, शॉर्ट एंड QT इंटरवल, और ST सेगमेंट डिप्रेशन। टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज में क्या है: इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी। तो ये इसके हमने सारे क्वेश्चन देख लिया है। पार्ट 2, एक्सप्लेन डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन और वारफेरिन। तो इसको ये देख लें। फार्माकोकाइनेटिक्स में तो आ जाते हैं इसके ये फार्माकोकाइनेटिक्स: वारफेरिन, other coumarin anticoagulants are small lipid soluble molecules that are readily absorbed after oral administration. Warfarin is highly bound to plasma protein and elimination depends on metabolism by cytochrome P450. और दूसरा इसमें ड्रग इंटरेक्शन जो है हमारे पास, ये वारफेरिन क्या करवाता है: साइटोक्रोम P450 इंड्यूसिंग ड्रग्स जो हैं इंक्रीज़ वारफेरिन क्लियरेंस को इंक्रीज़ करवा दें, क्योंकि इसका एलिमिनेशन डिपेंड कर रही है P450 एंजाइम्स पे। जब साइटोक्रोम P450 इंड्यूसिंग ड्रग्स जो है एंजाइम को एक्टिवेट करेंगी, वारफेरिन क्लियरेंस जल्दी हो जाएगी बॉडी से, तो और उसके बाद जो है और उस एंटीकोगुलेंट इफेक्ट कम हो जाएगा। और साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स जो हैं, ये ड्रग्स के आगे नाम भी दिए हुए हैं: रिड्यूस वारफेरिन क्लियरेंस एंड इंक्रीज एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। ये इसके फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक हमने इंटरेक्शंस भी देख लिए। ये हमारे हो गए सारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पास्ट पेपर्स कंप्लीट 2007 से लेके 2021 के एनुअल तक। इसमें कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।